Hello guys, welcome back and welcome to Revise CPM with me, and today we are going to study part 3, that is CPM. ठीक है, Critical Path Method. ठीक है, CPM एनालिसिस आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होंगी वो ये है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम. ठीक है, TIJ तो है टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो क्विकली अगर मैं 2 मिनट में बताना चाहूँ तो ये क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल देखो, ये एक एक्टिविटी 5 एंड इवेंट 6 है, जिसमें जो एक्टिविटी A है वो 5 दिन ले रही है. ठीक है, तो TE मतलब अर्लीस्ट इवेंट अकरेंस टाइम दिया हुआ है 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो और यहाँ पे इसका अर्लीस्ट इवेंट अकरेंस टाइम ऑफ 6 का दिया है 10 और लेटेस्ट अलाउेबल इवेंट अकरेंस टाइम दिया है 10 इसका, और इसका दिया हुआ है 5 दिसंबर. ठीक है, तो अगर हमें अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाली जगह पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है. अर्ली स्टार्ट टाइम तो TE ऑफ दैट एक्टिविटी ही होगा. लाइक यहाँ पे 5 है तो अर्ली स्टार्ट टाइम तो 2 दिसंबर ही होगा. लेकिन अगर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम चलो पहले अर्ली फिनिश टाइम देखते हैं. अर्ली फिनिश टाइम जो होगा वो इस एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 5 7, तो अर्ली फिनिश्ड हो जाएगा 7 दिसंबर. और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है, लेटेस्ट फिनिश टाइम तो वो हो जाएगा 10 दिसंबर. ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 10 दिसंबर. वो लेटेस्ट फिनिश टाइम TLJ के बराबर ही होता है. यहाँ पे अर्ली फिनिश टाइम आना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, देखिए 2 दिसंबर अर्ली स्टार्ट टाइम, 2 + 5 7 दिसंबर अर्ली फिनिश टाइम. ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम 10 दिसंबर है. अब लेटेस्ट स्टार्ट करना है तो 10 - 5 5 दिसंबर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. ठीक है, मतलब बेसिकली अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो TE के बराबर हो गया ऑफ I एक्टिविटी. अर्ली फिनिश टाइम है वो क्या होगा, TEI + TIJ उसके बराबर हो गया. लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो TLJ के बराबर हो गया, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम TLJ - TIJ के बराबर हो गया. अब देखिए इसी तरह यहाँ पे देखते हैं इवेंट टाइम्स में. अर्लीस्ट इवेंट अकरेंस टाइम TE जो हमने अभी देख ही लिया कि TEJ अगर निकालना है तो ये TEI + TIJ कर सकते हैं. और लेटेस्ट अलाइबल इवेंट्स अकरेंस टाइम TL ऑफ I अगर निकालना है तो TLJ - TIJ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्लोट की बात करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से ये क्रिटिकल पाथ मेथड में मेजरली जो क्वेश्चन आएंगे आपको फ्लोट से ही आएंगे. ठीक है भैया, वो पूछ लेंगे टाइप ऑफ फ्लोट बताओ. ठीक है, ये कौन से टाइप का फ्लोट है. तो फ्लोट होता क्या, सबसे पहले देखो फ्लोट में ये कह रहा है डिनोट्स द रेंज विद इन विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी में वेरीज विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. समझ आ रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग या फिनिशिंग जो एक्टिविटी की होगी वो वेरी करेगी टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बिना इफेक्ट किए. ठीक है, वो होता है फ्लोट. होता है मतलब कितना अवेलेबल टाइम है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम. ठीक है, कि हम एक्टिविटी की इधर स्टार्टिंग डिले कर दें या फिनिशिंग डिले कर दें, पर वो टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लोट की बात करें तो सबसे पहले आता है टोटल फ्लोट. आता है अपने पास. टोटल फ्लोट की बात करी जाए तो टोटल फ्लोट में होता है it is the maximum time by which either starting or completion of an activity may delay without affecting the total project completion time. मतलब टोटल फ्लोट में होता है कि इधर सक्सेसर भी इफेक्ट हो सकती है या प्रीडिसेसर इवेंट भी इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, मतलब कि आगे वाला भी इफेक्ट हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है. मतलब क्या है इसका कि देखिए कि जैसे ये एक्टिविटी है अपने पास, एक 4 एक्टिविटी है जहाँ पे ये TE2 है, TL है 6 है, यहाँ पे TE ऑफ दिस J है 10, TL है यहाँ पे 10. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ द मैक्सिमम टाइम बाय विच इधर स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी में डिले. मतलब कैसे फाइंड करेंगे फिर कि जो ये वाला है, ये वाली इवेंट
जो है एज अर्ली एज स्टार्ट हो रही है, मतलब सेकंड पे हो रही है अगर, और ये वाली है एज लेट एज पॉसिबल हो रही है। तो इसमें जो इनके अंदर टाइम बच गया 2 + 4 6 और ये 10 है, तो 10 - 6 4 बचा ना टोटल फ्लोट, है ना। तो बेसिकली इसका अगर हम मैथमेटिकल टर्म देखना हो तो क्या बन जाएगा, TLJ - TEI - TIJ। मतलब ये एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट हो रहा है और ये एज लेट एज पॉसिबल फिनिश हो रहा है। मतलब इधर पहली वाली स्टार्टिंग भी इफेक्ट हो सकती है या कंप्लीशन भी इफेक्ट हो सकती है। अगर सिंपल भाषा में आपको निकालना है कि इधर स्टार्टिंग डिले होगा या कंप्लीशन डिले होगा, तो क्या करो, अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम, ठीक है, वो निकालो, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालो, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, देखो इधर अर्ली स्टार्ट टाइम 2 days है, अर्ली फिनिश टाइम क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 day हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 10, लेटेस्ट फिनिश हो गया 10 - 4 6, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डिले कितना आ गया 4 days, यहाँ पे कितना आ गया 10 - 6 4 days। तो टोटल फ्लोट ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ये ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप लोग चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्री फ्लोट की बात आती है कि फ्री फ्लोट क्या चीज़ है। फ्री फ्लोट है, इट इज़ द दैट पोर्शन ऑफ द टोटल पॉजिटिव फ्लोट which can be used by an activity without delaying any succeeding activity। मतलब इसमें सक्सीडिंग एक्टिविटी का डिले नहीं होगा, ठीक है। जैसे टोटल में हमने कहा कि किसी का भी डिले हो सकता है, कि स्टार्टिंग का भी या कंप्लीशन का भी, मतलब प्रीडिसेसर या सक्सेसर का दोनों का डिले हो सकता है, लेकिन इस पर सक्सीडिंग का नहीं ही होगा। मतलब कैसे कि इसमें तो एज अर्ली एज पॉसिबल कर दिया, और इसका अगर डिले नहीं होना तो अर्ली पे ही फिनिश होना चाहिए, इसका हमने माना है ना। मतलब कि इसका जो हो जाएगा, जो टोटल फ्लोट अवेलेबल इसमें होगा वो क्या होगा, TEJ, है ना। मतलब बहुत डिले नहीं होना फिनिशिंग का, तो मतलब TE जो है इसका अर्ली टाइम है, उस पर ही ये फिनिश कर दो, है ना। TEJ माइनस यहाँ पे इसका डिले हो सकता है, अगर तो डिले हो सकता है तो TEI लेंगे, है ना। TJ माइनस TEI + TIJ एक्टिविटी टाइम, ठीक है। तो ये फ्लोट वाला है। उसके बाद ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये आप लोग देखिएगा, एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद देखिएगा पॉज करके, बहुत इजी एग्ज़ाम्पल है। इसमें केवल टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालना है एक्टिविटी C और D का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका पूरा टाइमिंग्स निकाल लीजिए, पहले क्रिटिकल पाथ्स करो, टाइम निकालो, TL निकालो एक्टिविटीज़ का, है ना। फिर उससे सॉल्व कर सकते हो, जो पीछे मेथड देखा उनसे, या जैसे आप करते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर आंसर मैच कर लो। अगर आंसर नहीं आया तो सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो उससे चेक कर सकते हो। बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो ये इजीली बन जाएगा। और हमें पता ही है कि अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्रिटिकल पाथ होगा, उस पर तो अपना जो फ्लोट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या कह रहा है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एक्सेस टाइम ओवर विच एन एक्टिविटी ड्यूरेशन। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रीडिसिंग एक्टिविटी है वो एज लेट एज पॉसिबल हो रही है ख़त्म, और ये जो हो रही है सक्सेसर एज अर्ली एज पॉसिबल हो रही है। मतलब ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है और ये 8 पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस पे जो फ्लोट बची है वो क्या आएगा, T(j) माइनस TL(i) + TIJ, ये कह रहा है। अब देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला इससे हो गया। अगर आपको अब ये क्या होता है, हमें वी टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग्स, है ना, कि ये कैसे करना है। तो अगर भूलना नहीं है तो सिंपल है, अगर आप भूल रहे हो इसको तो क्या करो, देखो यहाँ पे आप ऐसे बनाया करो कि TE(i), TL(i), TE(j), TL(j), TIJ। अब देखो सबसे पहले होता है टोटल फ्लोट होता है ना। टोटल में क्या है, ऐसे क्रॉस में जाना है, टोटल में क्रॉस बनेगा। मतलब TL(j)
माइनस टी ऑफ आई और माइनस ही टी आई जे, है ना। उसके बाद है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मैंने ऐसे याद रखा था कि ई आता है इसमें, फ्री में ई बहुत आ रहा है ना, तो ई वाले आएंगे, मतलब टी ई ऑफ जे माइनस टी ई ऑफ आई, और यहाँ पे टी आई जे तो है ही है। उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट आ रहा है। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होगा, उसमें ये वाला डायगोनल लेना है हमने। सबसे पहले मेन डायगोनल ले लिया, अब दूसरा ले लिया इंडिपेंडेंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, टी ई ऑफ जे माइनस टी एल ऑफ आई प्लस टी आई जे, तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा। तो ये ट्रिक जो मैंने याद रखी है याद करने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं अगर आपके कोई हेल्प की है ये ट्रिक, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। वरना जैसे आपने याद रखा है रखो, क्योंकि ईएससी में अब हम लोग एक एक चीज़ ऐसे तो नहीं कर सकते ना। ईएससी के लिए अगर आपने देना है तो 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना है, तो उसमें तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला याद रखो तो फ़ायदे में रहोगे कि सिंपली हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ वही लिखी है कि टोटल फ्लोट अफेक्ट्स द सक्सीडिंग एंड प्रिसीडिंग एक्टिविटी बोथ। फ्री फ्लोट इफेक्ट ओनली प्रिसीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग नहीं करता। इंडिपेंडेंट इफेक्ट नीदर सक्सीडिंग नॉर प्रिसीडिंग, इट ओनली अफेक्ट्स द कंसर्न्ड एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटी कंसर्न्ड होती है वो वाली एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, आगे और पीछे वाली को इफेक्ट नहीं करता। टोटल फ्लोट दोनों को करता है। फ्री फ्लोट जो है केवल वो पीछे वाली को करता है, आगे वाली को नहीं करता, ठीक है। उसके बाद एक और होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट, FIN होता है। तो जो इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है कि फ्री फ्लोट जो होता है वो टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट भी होता है। हेड इवेंट क्या होता है, ये दो है एरो ऐसे होता है ना, ऐसे, तो इसको हेड बोलते हैं जे वाले को, आई वाले को टेल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो फ्री फ्लोट है वो टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड, मतलब ये वाला है। तो ये कैसे आया, एक मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ बोल रही है। ये कह रहा है कि फ्री फ्लोट जो है वो है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड। हेड क्या है, जे है, तो टोटल फ्लोट क्या होता है, टी एल ऑफ जे माइनस टी ऑफ आई प्लस टी आई जे, और ये स्लैक क्या होता है, टी एल जे माइनस टी ऑफ जे, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो अब अल्टीमेटली क्या बचा, टी ऑफ आई माइनस टी ऑफ जे है, सॉरी टी ऑफ जे माइनस ये वाला आएगा ना, तो टी ऑफ आई प्लस टी आई जे, तो ये बच गया। तो मतलब फ्री फ्लोट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट, है ना, स्लैक ऑफ हेड इवेंट आ गया फ्री फ्लोट। तो इधर अगर इसमें पुट करेंगे तो इंटरफेयरिंग फ्लोट की वैल्यू क्या बराबर आ गई, स्लैक ऑफ हेड इवेंट के बराबर आ गई, है कि नहीं, स्लैक ऑफ हेड इवेंट के बराबर आ गई इंटरफेयरिंग की वैल्यू। सिमिलरली इंडिपेंडेंट जो फ्लोट होता है वो होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक। ये अब आपका होमवर्क है, ये चीज़ आप प्रूव करके देखो। इंडिपेंडेंट फ्लोट फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड होता है, ठीक है, स्लैक ऑफ सॉरी टेल होता है, पीछे वाला स्लैक ऑफ टेल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इज फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक, ये आप खुद प्रूव करके देखो सिमिलरली ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें पता ही है कि अगर फ्लोट ज़ीरो हो जाएगा तो क्रिटिकल आ रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो सब क्रिटिकल आ रही है, मतलब जल्दी ही ख़त्म हो रहा है, लेस देन ज़ीरो है तो सुपर क्रिटिकल है। ये चीज़ हमने सब देखी हुई है ना, कैसे कैसे होता है। उसके बाद क्रिटिकल पाथ आप लोगों को मालूम है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है, वो चीज़ भी पता है कि पाथ कनेक्टिंग ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटी विद ज़ीरो फ्लोट एंड टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना। चलिए उसके बाद क्रैशिंग मतलब CPM कॉस्ट मॉडल एनालिसिस आता है। हम इसमें क्रैशिंग और CPM नेटवर्क हमें जो मेजर टॉपिक है वो देखना है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर आ रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है बताइए आप मुझे, सोचिए थोड़ा सा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है आर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं अपने पास विच कैन नॉट बी लाइक
बेसिकली इनडायरेक्ट होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, ओवरहेड सुपरविजन और एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन सेंट्रल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन, लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस प्रॉफिट पेनल्टी वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली जो मोस्टली होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, जो सुपरवाइजरी ओवरहेड्स होते हैं ना, वैसे लीनियर वेरी करते हैं, ठीक है। एक देखो, एक लीनियर एक कर्व है ना, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लीनियर वेरी करते हैं इसको सुपरवाइजन ओवरहेड बोलते हैं। मतलब ये देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विद लीनियर रिलेशन विद आउटेड लॉस इग्नोर्ड, ठीक है। आउटेड लॉस इग्नोर होता है। ये क्या करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूड ओवरहेड कॉस्ट, लॉसेस, पेनल्टी, प्रोजेक्ट एकोमोडेशन, रेंटल एक्सेट्रा। अब आउटेज कॉस्ट क्या चीज़ होता है, ठीक है। मतलब क्या है, व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन प्रॉफिट ड्यू टू इनएबिलिटी टू मीट डिमांड और ड्यू टू सम पेनल्टी डिले, ठीक है। तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट मस्ट बी एडिड टू द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स प्रोड्यूसिंग द कर्व, और इसको क्या बोलते हैं, आउटेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर लॉस होगा हमारे पास, है ना, तो उसको हमें कंपनसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसको आउटेज लॉस बोलते हैं, और उसके लिए वो जो होता है वो ऐसा कर्व सा होता है, ठीक है। तो हम मोस्टली आउटेज लॉस को इग्नोर कर देते हैं और हम क्या ले लेते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम मान लेते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी एक लीनियर वे में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली, देखो, इट इंक्लूड लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब यही लेबर की कॉस्ट आ गई, मटेरियल की कॉस्ट आ गई, टेक्नोलॉजी आ गया, इक्विपमेंट हो गया, वो हो गया, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट किस में आती है, जो सुपरविजन में बेसिकली होती है, ठीक है, वो वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो टाइम के साथ क्या होती है, ऐसे डिक्रीज़ होती है। मतलब लेबर अगर कम टाइम ज़्यादा होगा, है ना, तो जैसे एक लेबर ही काम करता रहेगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट समय के साथ कम होती रहती है ऐसे फॉर्म में, ठीक है। अब जो होता है कॉस्ट स्लोप होती है, कॉस्ट स्लोप जब हम क्रैशिंग करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट पे करते हैं। तो इसकी स्लोप करते हैं लाइक कि देखो, अगर नॉर्मल कॉस्ट ऐसे लग रही है, TN लग रहा है, और क्रैशिंग में TC लग रहा है, तो इसकी कॉस्ट स्लोप होगी CC माइनस NC अपॉन TN माइनस TC, ठीक है। ये होगी कॉस्ट स्लोप होगी। कॉस्ट स्लोप क्या कह रहा है, रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग द एक्चुअल एक्टिविटी पर डे, ठीक है। पर डे में जब उसको हमने क्रैशिंग करना है, क्रैशिंग का समय डिक्रीज कर रहा है, इट इज़ दैट डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है विच इंक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी पर डे, ठीक है। एक्टिविटी कंप्लीशन का हम टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है ना। मतलब देखो, यहाँ पे अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं तो कॉस्ट कम है, कम समय ले रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो इंक्रीज हो रही है। तो देखो, देयर आर 2 टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी। सबसे पहले है नॉर्मल टाइम। इट इज़ द टाइम इन विच एन एक्टिविटी विल बी नॉर्मली कंप्लीटेड अंडर व्हेन कंडीशंस आर नॉर्मल। मतलब नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट रहती है ना। उसके बाद क्रैश टाइम होता है ना। क्रैश टाइम के जब हम क्रैशिंग कंडीशन लगाते हैं, इम्प्रूव कंडीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है, वो नॉर्मल कॉस्ट होती है। उसके बाद क्या आता है, क्रैश कॉस्ट आता है। क्रैश कॉस्ट क्या होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि जो क्रैशिंग के टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग होती है ना। उसके बाद देखो, टोटल कॉस्ट हमने देखा किसके बराबर होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर होती है। अब टोटल कॉस्ट अगर डिक्रीज करेगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, सॉरी टाइम डिक्रीज कर रहा है, अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है तो अच्छी बात नहीं है, और टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो बढ़िया बात है। एम ऑफ द क्रैशिंग क्या होता है बेसिकली, कि टोटल कॉस्ट को कम करें और टाइम को कम करें। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, देखो, ये डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व है, ये इनडायरेक्ट का है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो ऐसा कुछ ये जो आ रहा है ऐसा कोई कर्व आता है। अब देखो, हमें क्या देखना है कि ये मिनिमम जो है
ऑप्टिमम टाइम जिसको बोलते हैं वो टाइम मिनिमम ऑप्टिमम टाइम अचीव हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होएगी वो सी मिनिमम होगी। तो ये वाला हमें फाइंड करना रहता है कि मिनिमम कॉस्ट हो और ऑप्टिमम टाइम हो, ठीक है। ऑप्टिमम टाइम ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऑप्टिमम टाइम होगा और कॉस्ट मिनिमम रहेगी, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है क्रैशिंग का, कि क्रैशिंग कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके किए होंगे कि क्रैशिंग कैसे होती है, बट ये प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं क्रैशिंग का। क्रैशिंग का प्रोसीजर ये है, सबसे पहले आपको पता ही है TETL स्लैक फाइंड करके क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले एट फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग आइडेंटिफाई दैट क्रिटिकल पाथ विच है मिनिमम कॉस्ट स्लोप, ठीक है। सारी कॉस्ट स्लोप्स में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट स्लोप होगी उसको पकड़ो और उसको सबसे पहले क्रैश करना है, ठीक है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी शुड नॉट बी क्रैश्ड, जो क्रिटिकल नहीं है उसको क्रैश नहीं करना। क्यों? अगर उसको क्रैश कर भी दिया तो नेट जो टाइम होगा पूरे प्रोजेक्ट का उस पर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं आएगा, तो उसको क्रैश करने का फ़ायदा ही क्या है कि नहीं, तो उसको क्रैश हमने करना ही नहीं। आया समझ में? बढ़िया। तो अब देखो अगर क्रैशिंग के बाद अपने पास एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ आ गए, लाइक ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनिशियली क्या आ रहा है, 2 + 4 6, 6 + 5 11, ठीक है, 11 और 2 + 9 11, ठीक है, 11 11। अब किसको क्रैश करना है हमें, इसके लिए प्रायोरिटीज़ होती हैं। क्या प्रायोरिटीज़ है? सबसे पहले हमने देखना है क्रैश एन एक्टिविटी विच इज़ कॉमन इन बोथ, मतलब ये क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। और फिर और क्या प्रायोरिटी है कि क्रैश वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच पाथ साइमल्टेनियसली, दिस इज डन ऑन द मिनिमम कॉस्ट स्लोप, मतलब दोनों में से, दोनों पाथ्स में से एक एक क्रैश करनी है और उनका सम करना है। अब जिसका अगर देखो 1 2 को जब हमने क्रैश किया उस पर अगर सपोज करो कुछ उसका एक्स कॉस्ट स्लोप हो रहा है और इनमें से कोई एक उठाई, इधर 2 3 या 3 4 प्लस 2 4 है ना, उनका आ रहा है वाई आ रहा है। अब इनमें से जो मिनिमम होगा वो वाला हम लेंगे, ठीक है। प्लॉट रफ स्केच बिटवीन टोटल कॉस्ट वर्सेस टाइम, मिनिमम कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम टाइम, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो अच्छे से समझ लगेगा वो एक प्रश्न से ही समझ लगेगा। तो एक हम लोग प्रश्न रहा, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो देखो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, 1 मिनट 5 मिनट जितने टाइम में हो रहा है खुद से ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, और फिर मैं तो बता ही दूंगा तुरंत ही, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा इसको। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चलिए, ये रहा सोल्यूशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। देखो ऐसा है 1 2 2 3 3 4 2 4। क्रिटिकल पाथ सबसे पहले क्या आ रहा है, 4 5 9 + 4 13 और ये 11 ही रह रहा है, तो ये 1 2 3 4 क्रिटिकल पाथ आ गया। नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी कितनी है, 13 दिन है ना। 4 + 5 9 + 4 13 दिन नॉर्मल ड्यूरेशन है। उसके बाद नॉर्मल कॉस्ट की बात करें, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, सबसे पहले इन ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये 2000 पर डे है, तो 2000 × 13, ठीक है, करना है। प्लस अब डायरेक्ट कॉस्ट में सारी है, लोग क्या इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर केवल क्रिटिकल का ही लेना है कॉस्ट, नहीं, सारी एक्टिविटीज़ तो होंगी ना, तो कॉस्ट तो सब पे ही लगेगा। क्रिटिकल तो हो रही है, क्रिटिकल तो वो जो फॉलो हो रहा है, क्रिटिकल पाथ हो रहा है, पर पैसा तो हर जगह खर्च होगा मेरे दोस्त, पैसा तो हर जगह होगा ना। अगर ये वाला क्रिटिकल पाथ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 4 हो ही नहीं रहा, पैसा तो इस पर भी हमारा लगेगा, तो उसको भी ऐड करना है, उसकी भी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है ना दोस्त। तो मतलब ये कितनी है नॉर्मल, 4000 3000 3600 5000, तो ये कितना हुआ कुल, 8 12 15 600, 15600 प्लस 26000, 26000 प्लस 15600 कितना हो गया, 41600 हो गया, वही है 41600 आ गया, नॉर्मल कॉस्ट आ गया। अब देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग क्या करनी है, जिस पे मिनिमम कॉस्ट स्लोप होगा। मिनिमम कायदे से है, देखो
1200 पे है, पर 1200 क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद किसका है, 2 3 का है। अब 2 3 को हम 2 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 तक किया तो 4 2 6, 6 4 10, तो क्रिटिकल से कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 2 से क्रैश कर देते हैं, मतलब 5 से इसका 3 टाइम बना देते हैं, ताकि ये 4 + 3 7 + 4 11 रहेगा, और 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग में 2 3 को हम लोग 2 दिन से क्रैश कर देते हैं। 2 दिन से क्रैश किया तो इसका क्या हो जाएगा, 15 टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट जो रहेगी कितनी रहेगी, 15 600। ये तो सेम रहेगी डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा 2 इंटू, ये पर डे है तो 2 इंटू 1500 प्लस 2000 इंटू अब 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 दिन हो गया, तो ये आ गया 40,600 रुपये। ठीक है, अब ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। तो अब दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी, अब जो ये मैं एक्स वाई बोल रहा था वो इधर से देखो, हम क्या कह रहे थे, वो एक्स वाई वाली चीज़ वो यहाँ से देखो। ठीक है, अब वो ये है, देखो सबसे पहले प्रायोरिटी कह रहा है जो कॉमन है। कॉमन सबसे पहले क्या है, 1 2 का क्या है, 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये पर डे। अब क्या कर सकते हैं, इधर 2 3 + 2 4 कर सकते हैं, 1500 + 1200 2700 पर डे कर सकते हैं, या 3 4 + 2 4 कर सकते हैं, मतलब 2500 + 1200 मतलब 3700। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला है। तो सेकंड स्टेज ऑफ क्रैशिंग में ये कर दो एक एक दिन से। ठीक है, एक एक दिन से ये क्रैश कर दो, मतलब अब क्या होगा, अपना डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कितने से 2700 रुपये से बढ़ गई है ना, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने से घटी, एक दिन ही क्रैश हुआ तो 2000 से हो गई। तो नेट टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 700 रुपये। तो 4600 + 700 कितना हो गया, 41300। तो मतलब बढ़ने स्टार्ट हो गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। बढ़ाना नहीं है हमें, टोटल कॉस्ट कम रखनी है। मतलब कम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, जब हम क्रैशिंग कर रहे हैं तो ये आ रही है सबसे कम, है ना, टोटल कॉस्ट। तो यही हो गया हमारा ऑप्टिमम ड्यूरेशन। मतलब ऑप्टिमम ड्यूरेशन हमारा क्या आ गया, 11 दिन है हमारा भाई ऑप्टिमम ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना हो गया, 13 दिन। ऑप्टिमम ड्यूरेशन कितना हो गया, 11 दिन। नॉमिनल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 41600, और ऑप्टिमम क्या आ गई, 40600। अब मिनिमम ड्यूरेशन अगर बोला है, मिनिमम ड्यूरेशन ना वो होगी, मिनिमम कॉस्ट तो ये होगी, मिनिमम कॉस्ट को ऑप्टिमम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है उसको ऑप्टिमम ड्यूरेशन बोलते हैं। अब मिनिमम ड्यूरेशन अगर बोला होगा ना, तो क्रैश कर दो सारी एक्टिविटीज़ को। मतलब इसको क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, इसका 2 दिन हो जाएगा, इसका 5 दिन हो जाएगा, इसका 2 दिन हो जाएगा, मतलब 2 2 5 2। अब इसका क्रिटिकल टाइम क्या है, 2 + 5 7, या 2 2 2 6, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी ना क्रिटिकल, ये हो जाएगा, तो 7 डेज। ये हो जाएगा मिनिमम ड्यूरेशन। अगर मिनिमम ड्यूरेशन पूछी होगी तो क्या है, क्रैश कर दो भैया, सबको कर दो। उसने कॉस्ट नहीं कहा कि मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट नहीं पूछा, उसने कहा भाई मिनिमम ड्यूरेशन बताओ इन विच द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, सो दैट मिनिमम ड्यूरेशन इन विच द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इज 7 डेज। तो वो मिनिमम ड्यूरेशन इधर रहेगी, है ना। तो इसके साथ हमारा मोस्टली जो CPM है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी तो हम लोग जो ESC के क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करो। ठीक है, और ESC के आई होप, अब जो मेरे को एक चीज़ अभी किसी ने बताया कि ESC के अलग अलग है। मतलब जो मेरे पास ESC प्रीवियस ईयर का वो है, बुक है, उसके अंदर ना चैप्टर 1 2 3 4 ही हैं, लेकिन कई लोगों के पास जो ESC प्रीलिम्स की बुक है ना, उसमें अराउंड 7 या 8 चैप्टर हैं, 7 या 8 हैं चैप्टर। तो पता है ये कोई दिक्कत नहीं है इस पर। क्या है, अगर आपकी नहीं, ये बेसिकली ये क्या है, जिनके पास थोड़ी ओल्ड है, मतलब अराउंड 2020 वाली, और ये मे बी 2022 के बाद वाला जिनके पास होगा। तो अगर आपके पास ये वाला है तो आई थिंक सारे लेटेस्ट ऑडियंस है। अगर तो ये वाला अगर है ना, तो जो आपने फर्स्ट क्लास में देखा था, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, तो ESC प्रीवियस ईयर में अगर फर्स्ट क्लास में देखा था तो चैप्टर 1 और 2 होगा आपका, और जो अभी हमने CPM पॉट किया है तो उसके लिए चैप्टर 3 और 4 होगा। तो बेसिकली अब हमारा होमवर्क ये है कि कल तक चैप्टर, अगर आपके पास न्यू बुक है 1 to 4
कंप्लीट करो, और अगर ओल्ड बुक है तो चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करो ओल्ड वाले, ठीक है। न्यू वाले 1 to 4 करो। उसके बाद मैं आई थिंक अगर कल आपको रिसोर्स एलोकेशन की वीडियो नहीं आई तो आप ट्राई करना कि रिसोर्स एलोकेशन के भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो भी 100 हैं, उनमें भी 1-2 दिन लगेगा। और उसके अंदर इंजीनियरिंग इकोनॉमी है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं मे बी। तो वो ट्राई करना है हमें कि कल तक 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं प्रीलिम्स वाले, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए तो हम रिसोर्स एलोकेशन की वीडियो ला देंगे कल रात तक, इसी टाइम के अराउंड तक। नहीं तो फिर परसों सुबह आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा सा हेक्टिक अगर होगा तो मैं इसलिए इस टाइम तक ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तुरंत जॉब के बाद मैं वीडियो बनाना अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपलोड करता हूँ। और अगर मेरा कल थोड़ा फ्राइडे को हेक्टिक होगा अगर शेड्यूल, तो मैं ट्राई करूँगा कल रात तक वीडियो अपलोड करने की, वरना परसों सैटरडे मॉर्निंग तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन की। तब तक पूरे 4 चैप्टर जो हैं, अगर न्यू बुक है तो वो कंप्लीट करो, और ओल्ड है तो 2 चैप्टर कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग फिर रिसोर्स एलोकेशन और इंजीनियरिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। फिर ट्राई करेंगे संडे को बड़ा सेशन रखने का, जिससे हमारा सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को भी थोड़ा लंबा ट्राई कर लेंगे क्योंकि छुट्टी होती है, तो तब भी हम थोड़ा लंबा ट्राई करेंगे, और संडे को भी थोड़ा ज़्यादा देर ट्राई करेंगे, और फिर सैटरडे संडे तक ये CPM पार्ट ख़त्म करने की पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया, फिर पढ़ते रहो ऐसे ही, और मिलते हैं फिर। करते रहो काम अपना पूरा सही से, पढ़ाई वाला ही और कौन सा काम है। तो बढ़िया, फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।